हाय गाइस, वेलकम टू गाइडिंग फिजिक्स। तो हम पहले जान चुके हैं कि स्टार्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। तो स्टार्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो वो हमें पता चलता है। एंड ये सीक्वेंशियल स्टार्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट हमें स्पिन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देता है। तो कैसे, वो आज सीखेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज पे ये देखेंगे और हम बेसिक जो क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मलिज्म होता है, ब्रैकेट नोटेशन एंड ईटीसी, उसका हम बेसिक सीखेंगे। तो हम आते हैं सीक्वेंशियल स्टार्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट और उससे क्या पता चलता है वो सीखने के लिए। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का बीम जो कि स्टार्न-गर्लक जो जेड एक्सिस पे है उसके अंदर से गुजरता है, तो आप जान चुके हैं कि दो बीम में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है अप, एक होता है डाउन, और एस जेड प्लस और एस जेड माइनस, यानी कि एक होता है अप स्पिन और एक होता है डाउन स्पिन। तो अगर हम मान लीजिए कि जो डाउन स्पिन है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और जो अप स्पिन है उसको फिर से हम और एक स्टार्न-गर्लक apparatus जिसका इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन पे, तो पहले ही हम माइनस वाला जो था एस जेड माइनस वाला उसको हम ब्लॉक कर दिए हैं और सिर्फ हम प्लस जेड वाला जो बीम है उसको ही लिए हैं। तो यहाँ पर से जब वो बीम गुजरेगा यहाँ पर कोई माइनस वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही बीम मिलेगा जो कि है एस जेड प्लस कंपोनेंट वाला। नाउ इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे हम एक बीम लेते हैं, उसको हम स्टार्न-गर्लक apparatus पे देते हैं जिसका इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे है। तो हम दो बीम पाएंगे, एक है जेड एस जेड प्लस जो कि अप स्पिन वाला एंड एस जेड माइनस जो कि डाउन स्पिन वाला। तो एस जेड माइनस को हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर एस जेड प्लस वाला बीम को हम फिर से एक स्टार्न-गर्लक apparatus पे देते हैं जिसका इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, फिर हमें दो बीम मिला, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस एस जेड प्लस बीम दैट एंटर्स द सेकेंड apparatus इज नाउ स्प्लिट इनटू टू component, एन एस एक्स प्लस component एंड एस एक्स माइनस component विथ इक्वल इंटेंसिटी। ये दोनों का इंटेंसिटी इक्वल होगा, यानी कि एस एक्स प्लस एंड एस एक्स माइनस का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट? डज इट मीन दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस जेड प्लस बीम coming out of the first apparatus are made up of characterized by both SZ plus and SX plus, यानी कि इलेक्ट्रॉन का SZ प्लस SX प्लस ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका ये भी प्रॉपर्टी है एंड ये भी प्रॉपर्टी है, और SZ इस बीम का ही अंदर और भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन पाएंगे वो की है SZ प्लस एंड SX माइनस, इस टाइप का जो जिसका प्रॉपर्टी ये दो प्रॉपर्टी होगा। पर अगर हम आएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे, वहाँ पर फिर से एक बीम आएगा, स्टार्न-गर्लक apparatus पे पड़ेगा जिसका इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे है। तो दो बीम पाया, एक बीम को हम ब्लॉक कर दिए, दूसरे बीम स्टार्न-गर्लक apparatus पे फैलाया जिसका इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन पे है। फिर से हम उसका एस एक्स माइनस वाला पार्ट हम अलग कर दिए और उसको ब्लॉक कर दिए, एंड एस एक्स प्लस वाला बीम फिर से हम एस जेड प्लस वाला जो है उस पे हम देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इस दोनों जो बीम पाए थे, ये दोनों जो बीम था इसमें से दोनों का ही एस जेड प्लस था, बट एक्स कंपोनेंट पे अलग था। तो यहाँ पर पहले ही हम एस जेड माइनस को अलग कर चुके हैं, इसको निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर से क्लासिकल आइडिया के मुताबिक हमारा एक ही बीम आना चाहिए था जो कि है एस जेड प्लस एंड एस एक्स प्लस वाला, क्योंकि एस जेड प्लस एस एक्स माइनस वाला बीम हम निकाल लिए हैं एंड एस जेड माइनस वाला बीम भी हम निकाल लिए हैं। पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमें दो बीम मिलता है,
यही है क्वांटम मैकेनिक्स का मज़ा। दिस इज ए कॉम्प्लीट सरप्राइज। ये हमारे पास सरप्राइज है बिकॉज आफ्टर द एटम्स इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट apparatus we made sure that the Sz minus component was completely blocked. How it is possible that the Sz minus component which we thought we eliminated earlier reappear? यहाँ पर हम एलिमिनेट कर दिए थे इसको, सिर्फ ये वाला को लिया था, फिर भी यहाँ पर ये कैसे अपेयर हो गया? द मॉडल इन which द एटम्स एंटरिंग द थर्ड apparatus आर visualized to have both Sz plus and Sx plus is clearly unsatisfactory. This example is often used to illustrate that in quantum mechanics we can't determine both Sz and Sx simultaneously. तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि हम Sx कंपोनेंट और Sz कंपोनेंट दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ Sz एंड Sx सिमिल्टेनियसली। मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट द सिलेक्शन ऑफ Sx प्लस बीम, यहाँ पर फर्स्ट हम Z कंपोनेंट को मेजर किए, फिर हम X कंपोनेंट को मेजर किए। तो जब हम X कंपोनेंट को मेजर कर रहे थे उस समय जो Z कंपोनेंट वाला जो मेजरमेंट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उस इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया। फिर से हम जब Z कंपोनेंट डिटरमिन किए तो ये X कंपोनेंट वाला जो इन्फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट द सिलेक्शन ऑफ Sx प्लस बीम बाय द सेकेंड apparatus कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज एनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अबाउट Sz। यानी कि जो Sz वाला जो स्टेट था उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है अगर हम Sx वाला माप ले, अगर फिर से हम Z वाला मापे तो ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही था हमारा सीक्वेंशियल स्टार्न-गार्लाक एक्सपेरिमेंट। नाउ हम सीखेंगे वेक्टर स्पेस। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको और भी बेहतर तरीके से और इजीली समझने के लिए हम जो डिराक वाला मेथड है, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए दो टाइप का अप्रोच होता है। एक होता है श्रोडिंगर अप्रोच, उस पे हम क्या करते हैं, जो स्टेट होता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं, जो कि होता है स्टेट फंक्शन, इस पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ये रहा हमारा श्रोडिंगर वाला अप्रोच। नाउ दूसरा अप्रोच होता है जो कि है डिराक वाला, उस पे हम क्या करते हैं, एक स्टेट वेक्टर, एक स्टेट वेक्टर इन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इसको हम एक स्टेट वेक्टर को सपोज कर लो ये होगा, ये हमारा है केट, इसको हम केट से डिनोट करते हैं। बेसिकली इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन ए फिजिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेट वेक्टर इन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वी कॉल सच ए वेक्टर a ket and denote it by this type. This state ket is postulated to contain complete information about the physical state. तो श्रोडिंगर वाला जो था अप्रोच, उस पे साई पे जो ऑल इंफॉर्मेशन रहता था, यहाँ पर जो केट होगा उस पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम क्या समरी हुआ, इन क्वांटम मैकेनिक्स ए फिजिकल स्टेट is represented by a state vector in a complex vector space. So इसीलिए हमें complex vector space के बारे में जानना पड़ेगा। Now ये जो complex vector space है इसका एक finite dimension होता है, और जहाँ पे dimensionality infinite हो जाएगा उस टाइप का वेक्टर स्पेस को हम कहेंगे हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली क्या होता है, ए वेक्टर स्पेस विथ इनफाइनाइट डायमेंशनलिटी, वो एक स्पेशल टाइप का वेक्टर स्पेस होता है। तो हिल्बर्ट स्पेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, ए वेक्टर स्पेस जो होता है वो कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर, एक सेट होगा वेक्टर का, अल्फा बीटा गामा एटसेट्रा एटसेट्रा, टुगेदर विथ ए सेट ऑफ स्केलर, एक स्केलर भी होगा। ये जो ए बी सी जो स्केलर है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्केलर है, और ये वेक्टर व्हिच आर सब्जेक्टेड टू
टू ऑपरेशन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है ये दो सेट को, वो आप डिटेल्स पे जानने के लिए HK दास का एक चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस, जिसमें रिंग फील्ड वेक्टर स्पेस होने के लिए और भी दिया हुआ है, तो आप वो वाला चैप्टर देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो जो हमारे नीड है उसके हिसाब से हम दिखाएंगे। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए वेक्टर एडिशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक वेक्टर है केट अल्फा, ये एक वेक्टर है, और इसी सेट से और एक वेक्टर लेते हैं, मान लो केट बीटा। ये दोनों को हम ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी मान लो वो आया केट गामा, यानी कि एडिशन करने से जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट के अंदर रहेगा। द सम ऑफ टू एनी वेक्टर इन दिस सेट इज अनदर वेक्टर, जो कि इसी सेट का अंदर है। एंड वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर एडिशन है उसको कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा फिर उसके साथ बीटा ऐड करे तो बीटा फिर उसके साथ अल्फा ऐड करने पे एक ही रिजल्ट आना चाहिए। नाउ एसोसिएटिव होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा के साथ अगर अल्फा बाद में ऐड करे, अगर पहले बीटा के साथ गामा ऐड कर दे उसके बाद अल्फा ऐड करे तो वो बराबर होनी चाहिए अगर अल्फा के साथ बीटा पहले ऐड करके लास्ट में गामा ऐड करे। तो दे आर, ये भी होना चाहिए। ये 1 नंबर कंडीशन, ये 2, ये 3, 4 नंबर कंडीशन है कि दे आर एग्जिस्ट ए जीरो और नाल वेक्टर। एक नाल वेक्टर होना चाहिए। मान लो कि वो जो नाल वेक्टर है, मैट्रिक्स पे नाल वेक्टर को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाल वेक्टर है उसको हम सपोज ऐसे जीरो, केट जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो नाल वेक्टर होगा उसको किसी और वेक्टर के साथ हम ऐड करें तो जिस वेक्टर के साथ हम ऐड किए हैं वही वेक्टर आना चाहिए। तो ये होगा वो नाल वेक्टर। 5वां जो कंडीशन है वो ये है कि इन्वर्स वेक्टर होना चाहिए। ये वाला जो सेट है, यहाँ पे एक इन्वर्स वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक अगर मान लो कि अल्फा एक वेक्टर है, उसके साथ ऐसा कुछ ऐड करेंगे जो कि इस वाला सेट पे रहेगा, वो वेक्टर मान लीजिए उसको हम नाम देते हैं माइनस अल्फा, केट ऑफ माइनस अल्फा। तो इसको और इसको ऐड करें तो नाल वेक्टर आएगा। सो ये वाला इन्वर्स वेक्टर भी इस वाले सेट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ छठा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ए के साथ ए एक स्केलर है, उसको हम अगर एक वेक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरा वेक्टर आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा वेक्टर एडिशन के साथ, यानी कि ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ वेक्टर अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर, तो ये ए अल्फा प्लस ए बीटा ऐसा होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन की रिस्पेक्ट से भी उसको डिस्ट्रीब्यूटिव होना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी, इसको हम, ये दो स्केलर है, इसको हम अगर अल्फा वेक्टर पे मल्टीप्लाई करें तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा ऐसा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, यानी कि 9 नंबर जो कंडीशन है, ए बी से पहले मल्टीप्लाई करे अल्फा वेक्टर को, फिर ए से मल्टीप्लाई करे तो वो ए बी हम पहले मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज़।